नेक्स्ट शॉर्ट नोट की तरह पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, पे अटेंशन, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, व्हाई डिमांड वरीज इनवर्सली विद प्राइस, और व्हाट इज रैशनल लॉजिक बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। तीनों का शॉर्ट नोट में आंसर सेम ही होगा। सबसे पहले देखो, डिमांड कर्व हमको पता है कि किस तरह से स्लोप करता है, राइट। हम यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस डालते हैं, और डिमांड कर्व कैसे होता है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, राइट, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव स्लोप होती है, और इसको हम मार्क करेंगे डी नाम से, डिमांड कर्व। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये ऐसे नेगेटिव स्लोप क्यों करता है, या फिर ऐसे पूछा लॉजिक बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, या फिर ऐसे पूछा व्हाई डिमांड वरीज इनवर्सली विद प्राइस। तो तीनों का आंसर सेम ही देना है, ये डिमांड कर्व ऐसे क्यों स्लोप करता है। इसमें 4 पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड इज इनकम इफेक्ट, थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड फोर्थ इज ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ कमोडिटी। अब चारों पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिक्लाइंस विद द इंक्रीज इन स्टॉक एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाएगा या कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाएगी। ये हमने पढ़ा। कंज्यूमर विल परचेज मोर टिल ही रीचेस अ स्टेज वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूनिट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स यूनिट, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ओके, हमने पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व होता है वो पॉजिटिव भी जाता है, 0 पर भी रहता है, और उसके ऊपर भी हम कंज्यूम करते रहे तो नेगेटिव भी चला जाता है, बराबर। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि हम वो स्टॉक जितना बढ़ाएंगे उस प्रोडक्ट का, तब वो मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्ट की कम होती जाएगी। MU ऑफ कमोडिटी डिक्लाइंस विद द इंक्रीज इन स्टॉक एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर विल परचेज मोर टिल ही रीचेस अ स्टेज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूनिट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स यूनिट, तब तक वो खरीदता जाएगा। देखो, हम फॉर एग्जाम्पल ये है प्राइस, हमने ये शेड्यूल में भी किया था, और ये है आपकी डिमांड, ये पहले शेड्यूल में पढ़ चुके हैं। प्राइस 50, 40, 30, 20 और 10, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। 50 रुपीज पे 10 यूनिट्स डिमांड करते थे, राइट। फिर 40 पे 20, 30 पे 30, 20 पे 40 और 10 पे 50, यही हमने एग्जाम्पल लिया था। तो जैसे जैसे प्राइस घट रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। सो एक तो ये है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड, इनकम इफेक्ट, व्हेन प्राइस फॉल्स रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। प्राइस घट रही है, पहले जो 50 रुपीज में 10 यूनिट्स खरीदते, अभी 40 रुपीज का हो गया, तो रियल इनकम बढ़ गई ना कंज्यूमर की। सो व्हेन प्राइस फॉल्स रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस बिकॉज परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। ओके, ही कैन बाय मोर क्वांटिटी विद द सेम मनी। पहले 50 रुपए में मैं 10 डिमांड कर रही थी, इसलिए टोटल मार्केट का मिला लो तो 40 रुपीज में लोग 20 यूनिट डिमांड करने लगे, क्योंकि उसी प्राइस पे लोगों की रियल इनकम इंक्रीज हुई, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई। ही कैन बाय मोर क्वांटिटी ऑफ विद द सेम मनी, दैट इज इनकम इफेक्ट। ड्यू टू इनकम इफेक्ट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्योंकि देखो, ये प्राइस हाई है, यदि 50 है तो उसपे मान लो 1 यूनिट ही हम लोग खरीद पा रहे हैं, लेकिन जब प्राइस घट के 10 हो जाती है तो लोग 50 यूनिट्स मांगने लग जाते हैं क्वांटिटी के, बराबर है। तो इसलिए इनकम इफेक्ट के कारण डी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव स्लोप होता है इसका। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट क्या बोलेंगे, ये नहीं तो ये सही, वो नहीं तो कुछ और सही, सब्स्टिट्यूट। Coke and Pepsi are substitutes. When price of one decreases, it becomes cheaper in comparison to other. Okay? Due to substitution effect, demand curve slopes downwards. Price मान लो ये P प्राइस थी, ओके,
अब प्राइस यदि बढ़ जाती किसी और किसी यूनिट की, मान लो पेप्सी की प्राइस बढ़ गई, तो मैं कोक की क्वांटिटी डिमांड करना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस हमारा डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. फोर्थ, ऑल्टरनेट यूज ऑफ अ कमोडिटी. ऑल्टरनेट यूज क्या? एक से ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारी चीजों को चलाने के लिए, एसी, लाइट, फैन, टीवी, कंप्यूटर, आयरन, माइक्रोवेव, क्या क्या नहीं चला सकते. तो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस यदि घटा तो मैं शायद एक और एसी लगा के वो यूज करना स्टार्ट कर लूंगा. इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस यदि बढ़ गया तो एक एसी कम कर देंगे भाई कि बहुत महंगा हो गया है, राइट. सो ऑल्टरनेट यूज ऑफ अ कमोडिटी. व्हेन प्राइस फॉल्स ऑफ अ कमोडिटी विद ऑल्टरनेटिव यूजेस द डिमांड विल राइज. इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम हो गया तो हम उसके, क्योंकि ऑल्टरनेट यूज है तो कहीं और यूज लेना स्टार्ट कर देंगे. इफ प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉल्स वी विल डिमांड इट more to run AC, light, fan, TV, computer, iron, etc. Right? On the other hand, when price of commodity increases, अब price बढ़ गया, it will be used only for urgent use. सिर्फ अर्जेंट यूज के लिए होगा. यदि इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ गया तो बोलेंगे 3 एसी मत चलाओ घर में, एक ही एसी चलाओ. एग्जाम्पल, शुगर प्राइसेस व्हेन राइजेस. शुगर की भी तो ऑल्टरनेट यूज है ना, चाय में डाल दो, मिठाई बना लो. सो शुगर प्राइसेस व्हेन राइजेस it will be used for making tea only and not many sweets. Therefore demand curve slopes downward. और ये शुगर की प्राइस घट गई, चाय में भी डाल लो, चलो ठीक है, 2 तरह की मिठाई भी बना लेते घर में, शक्कर सस्ती हो गई, घी सस्ता हो गया, तो ऐसे होता ही है ना. सो शुगर प्राइसेस, तो शुगर क्या है? सम कमोडिटी विद ऑल्टरनेट यूज. तो जैसे उनकी प्राइस बढ़ती है तो हम उसका ऑल्टरनेट यूज कम कर देते, और प्राइस घटती है तो ऑल्टरनेट यूज बढ़ा देते, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. तो इसमें जब वाई लॉजिक बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, वो ध्यान करेंगे. वाई? बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड इनकम इफेक्ट, थर्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ कमोडिटी. ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार और देखेंगे, समझेंगे और उसको ध्यान करेंगे.